जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी 2024 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे। प्यारे साथियों, 7 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 का आज हम लोग मैथ के 20 के 20 ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर ये का यही लेवल और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। प्यारे साथियों, इससे पहले जितने भी पेपर हुए थे एसएससी जीडी 2023 में, उनका सोल्व हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने बाकी का क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहां जाकर आप बाकी की क्लास भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाश एक कार्य को 74 दिनों में कर सकता है, विशाल यह कार्य 37 दिनों में कर सकता है। आकाश अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाए। हमें क्वेश्चन में एक तो दिया है आकाश का समय, कि आकाश अगर किसी काम को करे तो 74 दिन में वो उस काम को कर सकता है, और एक दिया है क्वेश्चन में विशाल के बारे में, कि विशाल उसी काम को अगर करेगा तो 37 दिनों में कर सकता है। पहले साथियों, क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क लेके आना है। तो हमें 37 और 74 का एलसीएम लेना होगा, और इनका जो एलसीएम होगा हमारे पास 74 होगा। अब इनकी कार्य क्षमता या फिर एक एक दिन का काम हम लेकर आएंगे। 74 का भाग 74 में एक बार जाएगा और 37 का भाग 74 में 2 बार जाएगा। तो इनके एक एक दिन का काम हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन ने ये कहा, कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाए। मतलब विशाल बीच में जुड़ेगा, बाकी 40 दिनों तक काम कौन करेगा? आकाश तो 40 दिनों तक काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, आकाश का 40 दिन का काम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आकाश एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो वो 40 दिन में कितना काम करेगा? 40 यूनिट। अब जो शेष काम बचा वो अकेले किसने किया? यहाँ पर विशाल ने किया। तो आप क्या करो, 74 में से घटा लो कितना? 40 को। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 34। मतलब ये 34 यूनिट काम अकेला कौन करेगा? विशाल। कितने समय में कर सकता है विशाल इस 34 यूनिट काम को? तो हमें क्या करना है, 34 में भाग देना है। विशाल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 34 यूनिट काम करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा? 17 दिन का। लेकिन उसने 17 दिन काम किया, लेकिन क्वेश्चन ये कहा कितने दिनों के बाद उसे जुड़ना चाहिए। तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, 40 दिनों में काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो इस 40 दिन में से 17 दिन घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पर 23 दिन। और ये 23 दिन के बाद किसे जुड़ना चाहिए? विशाल को। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 400 श्रमिकों को नियोजित किया। 50 दिनों में सिर्फ एक चौथाई कार्य ही पूरा हुआ। पूरे कार्य समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है? क्या करना है, समझना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे, M1D1 और बराबर होता है W1 बटे में होता है W1, और बराबर में क्या होता है? M2D2 और बटे में आ जाएगा W2। तो यहाँ पर वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। M1 की जगह हमें क्या रखना होगा? प्रारंभ में कितने मेन थे। तो M1 का मान आपको क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर 200 श्रमिक प्रारंभ में काम किया, ठीक है ना। और उसके बाद D1 का वैल्यू आपको क्या पुट करना है? 150 दिनों तक इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने ये कहा गया कि 50 दिनों में सिर्फ एक चौथाई काम हुआ। तो ये 200 लोगों ने काम कितने दिन तक किया? तो D1 आएगा यहाँ पर 50। इन्होंने 50 दिन काम किया और W1 की जगह एक चौथाई काम किया, मतलब 1/4 पुट करना है। सेम इसी तरह से अब आपको वैल्यू इधर बना लेना है, M2 बराबर। बाद में क्वेश्चन ने कहा कितने, यहाँ पर कितने अतिरिक्त श्रमिक होना चाहिए। तो मान लो बाद में शेष बचे काम को करने के लिए 100 श्रमिक होना चाहिए, और दिनों की संख्या D1, कितने दिन और बचेंगे शेष बचे काम के लिए? 150 दिनों का काम है, 50 दिनों का काम आगे हो चुका है, तो बाद में आपको 100 रखना है D2 का मान। और इसी प्रकार W2 का मान कितना रखना है? टोटल काम एक था,
एक चौथाई काम अगर आगे हो चुका है तो बाद में कितना बचा, एक चौथाई को घटाओ एक में से, तो हमारे पास बचेगा 3/4। बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। M1 की जगह आपको लिखना होगा 200 गुणा D1 का मान हमारे पास 50 है, और W1 की जगह आपको 1/4 काम रखना होगा, बराबर M2 की जगह क्वेश्चन में x हमने माना तो M2 मतलब x श्रमिक बचे हुए काम को करेंगे, और उसके बाद D2 का वैल्यू हमें पुट करना होगा यहाँ पर कितना 100, और उसके बाद बटे में W2 का मतलब 3/4 हमने यहाँ पर बनाया। ये 4 से 4 कट हो जाएगा, हमें x का वैल्यू चाहिए तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का गुणा हम किससे करेंगे 50 से, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 3 भाग का इधर आएगा तो 100 के कहाँ जाएगा गुणा में, तो इधर हमारे पास x का वैल्यू बच जाएगा। तो बाद में कितने श्रमिक होने चाहिए 300, मतलब कितने श्रमिक होने चाहिए टोटल शेष बचे काम के लिए 300। अब हमारे पास x का वैल्यू कितना आ चुका है 300 आ चुका है, मतलब बाद में श्रमिक कितने होने चाहिए शेष बचे काम के लिए 300 श्रमिक होना चाहिए। प्रारंभ में श्रमिक कितने लगाए गए थे 200, तो कितने श्रमिक एक्स्ट्रा बढ़ाए गए, आप क्या करोगे टोटल 300 श्रमिक बाद में काम कर रहे हैं और प्रारंभ में 200 थे, मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा 100 श्रमिक, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक कार में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, और अंत में 50 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। प्यारे साथियों, जब दूरी दी हो, चाले या समय दिया हो और आपको लाना है औसत चाल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी कुल चली गई दूरी बटे में कुल समय, जो कुल लिया गया समय है उसका भाग लगाना पड़ेगा, तो औसत चाल आ जाएगी। कुल दूरी हमारे पास कितनी दी है, तो प्रारंभ में 450 किलोमीटर, 450 प्लस बाद में फिर से दूरी दी है 360 किलोमीटर, और प्लस आगे दूरी दी है कितनी यहाँ पर 150 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे और बटे में कुल समय, तो समय हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम समय लेके आएंगे, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, और हमें प्रारंभ में दूरी कितनी दी गई है क्वेश्चन में 450, किस स्पीड से तय की गई 30 की, तो ये समय आ जाएगा घंटे में, इस समय में दूसरा समय जोड़ो। दूसरी दूरी हमारे पास 360 बटे में चाल कितनी है 40, और प्लस बाद में हमें जोड़ना होगा 150 में भाग देंगे हम लोग कितना 50 का, क्योंकि बाद में 150 किलोमीटर दूरी थी और 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, तो ये कुल समय काट के जोड़ेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे 15 घंटे, प्लस 0 से 0 4 से कट करेंगे 9 बार कटेगा 9 घंटे, ये प्लस 50 या 150 होता है तो 3 घंटे ये। जब आप इन सारे समय को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 27 घंटे कुल लिया गया समय। तो यहाँ पर हम लोग भाग लगाएंगे कुल समय में 27 का। कुल दूरी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी बनेगी, तो टोटल दूरी को जोड़ने पर हमारे पास 960 बनेगी, और बटे में कितने घंटे 27 घंटे, तो इन्हें काटने के बाद हमारे पास औसत चाल आ जाएगी। 3 9 27 होता है बटे में, ऊपर काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 जीरो, तो यही हमारी औसत चाल हो जाएगी 320/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रानी घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती हैं। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्वेश्चन में बताइए 8 किलोमीटर है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो फिर से हमें यहाँ पर औसत चाल लेके आना है, तो पिछले क्वेश्चन में औसत चाल जैसे लाए थे वैसे यहाँ पर लाएंगे। कुल चली गई दूरी, तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी बताइए 8 किलोमीटर, तो जाने में भी उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की और स्कूल से घर आने में पुनः 8 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कुल चली गई दूरी हमारे पास टोटल 16 बनी, और कुल लिया गया समय हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो एक बार तो उसने दूरी 8 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की, तो पहला समय हमारे पास आ जाएगा, और दूसरा समय लाने के लिए 8 में भाग देना होगा 20 का। इनको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास 2 चुकू 8, 2 से काटेंगे तो ये 15 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20,
इस प्रकार हमारे पास 4/15 और 2/5 घंटे का समय आ जाएगा। तो इन्हें जोड़ लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास यहाँ पर 15 बनेगा। तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा, प्लस 5 3 15 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार टोटल समय आ जाएगा 10/15 घंटे। अब क्या करना है, समय की जगह आपको भाग लगा देना है 10/15 का। तो टोटल बनेगा 16 और भाग का 15 इधर जाएगा तो 16 के गुणा में और बटे में रह जाएगा 10। 5 तिया 15 होता है और 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा 16 और 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, उसकी औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में बताइए, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2πr और कोष्टक में r+h होता है। और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है याद रखिएगा 2πrh होता है, जिसमें हमें मैं बता दूं आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आपको लिखना होगा 1100 और बराबर में 2 का मान 2 ही और 22/7 पाई का वैल्यू और गुणा में त्रिज्या हमें क्वेश्चन में 7 दी है और कोष्टक में हमें त्रिज्या 7 प्लस इसकी ऊंचाई निकाल लेना है। प्यारे साथियों, ये 7 से 7 कट हो जाएगा और यहाँ पर 1100 और गुणा का 2 इधर भाग में, गुणा का 22 भी भाग में और बराबर की इधर हमारे पास 7+h बच जाएगा। इन्हें कट कर लेंगे हम लोग 11 से। 11 दूनी 22 होता है और 11 एकम 11 0 0, 2 दूनी 4 और 4 से हम 100 को काटेंगे तो हमारे पास कितनी बार कटेगा, 25 बार। और हमें h का मान लाने के लिए 25 में से 7 को घटाना पड़ेगा तो हमारे पास h का वैल्यू बच जाएगा 18। तो हमारे पास इस बेलन की ऊंचाई भी आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh होता है। तो 2 का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या की जगह हमें क्वेश्चन में दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमने निकाला 18। 7 से 7 कट जाएगा, इन सबका जब आप गुणा करोगे तो आपके पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 792 और 792 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक इंजन के पहिए की परिधि क्वेश्चन में दी है और 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है ऐसा बोला, तो यह ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत इजी है, बहुत शानदार है। आपको पहिए की परिधि दी है और प्यारे साथियों याद रखिएगा जो परिधि होती है, परिधि एक चक्कर में तय दूरी होती है। एक चक्कर में क्या होती है, तय दूरी। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये क्वेश्चन में दिया है। 3 सही 3/4, 4 3 12 और 3 कितना होता है 15, 15/4 मीटर एक चक्कर में दूरी तय करता है वो पहिया। क्वेश्चन ने कहा कि उसने 4 चक्कर लगाए 2 सेकंड में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 चक्कर में तय दूरी निकाल लोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 चक्कर में तय दूरी। 4 चक्कर में तय दूरी, तो जो एक चक्कर में तय दूरी है 15/4, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 चक्कर में जो दूरी आएगी हमारे पास 15 मीटर आ जाएगी। और 15 मीटर दूरी उसने कितने समय में तय की, तो समय जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया 2 सेकंड में तय की। पहले साथियों अब क्या लेके आना है अपन को, उसकी चाल लेके आना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 15 मीटर और समय है 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये चाल आ गई हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में। हमसे क्वेश्चन ने कहा 2 घंटे में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर से हमें दूरी लाना है और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास चाल है 15/2, ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसे हम क्या करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे, जिससे ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा गया 2 घंटे तक अगर ट्रेन चलेगी तो 2 का गुणा कर दो, दूरी आ जाएगी। यहाँ पर कट करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा और 18 कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 7, स्लिंग बैग पर 10% की छूट थी। मयूरी ने एक स्लिंग बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त की। उसने 2565 रुपये का भुगतान किया। स्लिंग बैग का मूल्य टैग क्या था? मूल्य टैग का मतलब हमें क्वेश्चन में बताना है अंकित मूल्य। इसका मतलब ये हुआ अंकित मूल्य बताना है। और मान लीजिए अंकित मूल्य x था और अंकित मूल्य पर पहला डिस्काउंट दिया गया था 10%, मतलब x पर दिया था 10%, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 90%। x को 100% मानकर 10% डिस्काउंट कम करके 90% निकालेंगे और फिर दूसरा डिस्काउंट 5% का है तो पुनः 95% हमें यहाँ पर निकालना है। और इसकी सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बताइए 2565 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम x का वैल्यू लेके आएंगे तो हमारे पास उसका अंकित मूल्य आ जाएगा और यही क्वेश्चन में पूछा। तो हम क्या करेंगे 2565 भाग का 100 इधर गुणा में जाएगा और गुणा भाग का 100 फिर से गुणा में जाएगा। ये मल्टीप्लाई के जो नंबर है 90 और 95 ये भाग में आ जाएगा। ये 0 से 0 काट देना और यहाँ पर 9 का और 95 का जब भाग लगाओगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3000 रुपये। मतलब उसकी जो अंकित प्राइस थी वो 3000 रुपये थी और 3000 रुपये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है। तो देखो प्रारंभ में 2:3 था संख्याओं का अनुपात और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा तो रेशो कितना बना? 8:11 बना। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, अगर दोनों साइड सेम संख्या जोड़ी जा रही है या एक ही संख्या घटाई जा रही है तो इनके बीच जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे 2 और 3, इन दोनों के बीच इतने का अंतर है, यहाँ पर तो आप कहोगे 1 का अंतर है। और यहाँ पर नई संख्या जोड़ने के बाद 8 और 11 में कितने का अंतर आया? 3 का। तो ये अंतर बराबर करना होगा आपको। अंतर कैसे बराबर करेंगे? 3 का गुणा तो ऊपर पूरे रेशो में करो और 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले पूरे रेशो में करो। 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और 11 एकम 11। तो 6 से रेशो कितना बढ़ा? 8 और 9 से रेशो बढ़ा 11। तो दोनों साइड रेशो में वृद्धि कितने की हुई? 2 की। और कितना जोड़ने की वजह से? 8। तो एक रेशो का मान लेके आ जाओ। तो हम 8 में लगाएंगे 2 का भाग तो एक रेशो का मान आ जाएगा 4। क्वेश्चन ने कहा कि संख्याएं क्या हैं? दोनों संख्याएं हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एक बार तो 4 का गुणा पहले वाले रेशो से करो। आरंभिक रेशो 6 था, 6 गुणा 4 24 हो जाएगा और दूसरा रेशो 9 है और 9 का गुणा 4 से करेंगे 36। तो 24 और 36 दोनों संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी है, इनके वर्गों का औसत ज्ञात करना है। और प्यारे साथियों औसत लाने के लिए आंकड़ों का योग करना पड़ेगा। इनके वर्गों का योग करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 9 का स्क्वायर कितना? 81 और प्लस 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये वर्गों का योग आपको जोड़ लेना है और ये टोटल आंकड़े कितने हैं? आंकड़ों की संख्या टोटल 6 है तो 6 का भाग लगाना, औसत आ जाएगा। जब आप जोड़ोगे तो आपके पास फाइनली योग जो बनेगा उसमें 6 का भाग देने पर आपका औसत जो बनेगा 132.5 बनेगा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। समीर ने 372 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे और उसने उनमें से प्रत्येक को 32 रुपये की दर से बेचा। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? अब क्वेश्चन में बोला कि 20 दर्जन खरीदा और एक दर्जन कितने का खरीदा? 372 का। तो 372 में हमें क्या करना पड़ेगा? भाग गुणा करना पड़ेगा 20 दर्जन का। तो आपके पास टोटल आएगा 7440 रुपये। ये क्या आ जाएगा? इन सभी खिलौनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब 20 दर्जन में कितने खिलौने? एक दर्जन 12 का होता है और 20 दर्जन है तो 12 दूनी 24 मतलब 240 खिलौने की कीमत हमारे पास आ चुकी है। तो आप क्या करो, यहाँ से एक खिलौने की कीमत लेके आ जाओ। एक खिलौने की कीमत कितनी आ जाएगी? तो आप क्या करोगे 7440 में भाग लगाओगे
240 का, 0 से 0, 6 से काटना, सब कट जाएगा, तो एक खिलौने का क्रय मूल्य बनेगा 31 रुपए। क्वेश्चन ने कहा और एक खिलौने को उसने बेचा कितने, क्वेश्चन में बोला कि एक खिलौने को उसने 32 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य 32 रुपए है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ, तो डेफिनेटली लाभ कितना होगा, 1 रुपए का। क्वेश्चन ने कहा लाभ का प्रतिशत भी बताओ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, बटे में 31 आएगा, गुणा में 100। आप 31 का भाग जब 100 में देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.2% का लाभ। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, सुरेश ने अपना मोबाइल फोन मोहन को 10% के लाभ पर 29,700 रुपए में बेचा। सुरेश के लिए फोन का क्रय मूल्य क्या था, तो सुरेश के लिए फोन का जो भी क्रय मूल्य था हमें नहीं मालूम, लेकिन क्रय मूल्य को उसने 10% लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य का हम 110% निकालेंगे, और उसके बाद सेलिंग प्राइस बताया क्वेश्चन में 29,700, तो यहां से उसका क्रय मूल्य डायरेक्ट आपके पास मिल जाएगा। आप क्या करोगे, 29,700 भाग का 100 तो जाएगा गुणा में, और मल्टीप्लाई का जो नंबर है 110 इधर आएगा भाग में, 0 से 0 कट जाएगा, 11 का भाग देंगे आप, 11 दूनी 22, 11 7 77, 0 0 और 1 0 और ये, तो याद रखिएगा इसका क्रय मूल्य 27,000 रुपए बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य क्वेश्चन में दिया 5,000 रुपये और इसे 4,000 रुपये में बेचा गया, तो छूट बताओ कितनी दी गई। अब 5,000 वस्तु पर छपा था, 4,000 में बेच दिया, मतलब डेफिनेटली छूट कितने की दी गई, 5,000 में से 4,000 को घटाना 1,000 रुपए की। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, तो 12 और 36 का तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का और 36 का एक बार तो लेना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक, तो इनका जो महत्तम बनेगा, छोटी संख्या बनेगी 12, क्योंकि ये 12 और 36 दोनों को डिवाइड कर देगा, तो महत्तम 12 बनेगा, और इनका जो लघुत्तम समापवर्ती बनेगा वो 36 बनेगा, क्योंकि 36 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। इन दोनों का क्या पूछा क्वेश्चन में, योग बताओ, तो 12 प्लस 36 को आप जोड़ देना, तो 6 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 4, 48 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और Q एक संख्या 728 PQ की दो एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं, जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, तो P गुणा Q किसके बराबर होगा। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा, 728 और दो अंक, एक तो P है और एक Q है, बट ये पूरी संख्या दो अंकों को रखने के बाद 80 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो कोई भी संख्या 80 से विभाजित कब होती है, जब वो संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें 8 का भी रूल लगे और 10 का भी रूल लगे। तो अब यहाँ देखो 10 से विभाजित होने की शर्त क्या कहती है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 रहेगा तो वही संख्या सिर्फ 10 से डिवाइड होगी, मतलब हमें Q का मान डेफिनेटली क्या रखना पड़ेगा, 0। Q का मान 0 आया। अब 8 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी 8, इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या बने, 8, एक P है और एक Q का मान हमारे पास आ चुका है 0। ये अंतिम 3 अंक अगर किससे कट जाए, 8 से, तो ये पूरी संख्या फिर 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो P की जगह कम से कम क्या रख सकते हैं अपन, 1 रखने से पहले हमें 0 भी सोचना पड़ेगा। अब P की जगह भी अगर मैं 0 रखूंगा तो 800 बनेगा, जो 8 से पूर्णतः विभाजित रहेगा, तो हमें यहाँ पर P की जगह भी कितना मिल गया, 0। तो हमारे पास P का मान भी कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। क्वेश्चन ने कहा कि P गुणा Q का मान बताओ, तो 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 24 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों तृतीयानुपाती का मतलब होता है C का मान ज्ञात करना, और C बराबर होता है B² बटे A। तो यहाँ से A का मान कितना मानोगे आप, 24, और B का मान कितना हो जाएगा, 12। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, B का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणा 12 और डिवाइड बाई A कितना है, 24, काटो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 12 को 6 आ जाएगा।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का तृतीयानुपाती कितना बनेगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्वेश्चन में बताया, तो राशि ज्ञात करना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस क्वेश्चन में बात करें, तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। डिफरेंस बराबर PR² और उसके बाद कोष्टक में 300 प्लस R और बटे में आपको याद रखना है 100 का क्यूब। यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आपका यहाँ से मूलधन, दर, समय सब कुछ आ सकता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर समय तो लाना नहीं है क्योंकि समय तो डेफिनेटली 3 वर्ष के लिए ही काम करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए। तो अंतर तो क्वेश्चन में दिया है हमें 61 पॉइंट कितना 60 और बराबर पी का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब मूलधन, और त्रिज्या की पावर 2 R4, मतलब यहाँ पर दर की पावर 2 हो जाएगी 8 की पावर 2 8 गुणा 8 और गुणा में 300 में दर को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 308 और बटे में 100 का क्यूब है, मतलब 100 का हमें 3 बार गुणा कर लेना है। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हो जाएंगे। अब हमें पी का मान लाने के लिए पी को छोड़कर बाकी सब वैल्यू को इधर भेजो, तो 61 और 60 और ये भाग का 100 इधर जाएगा तो 100 गुणा में, फिर 100 गुणा में, और ये मल्टीप्लाई वाले नंबर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई में 8, गुणा में 8 और उसके बाद 308, ये सब भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा पी का मान, इसे जब काटोगे तो पी का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा 3125। 3125 यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 3125। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9 और कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। मान लो पहले वर्ष के शुरुआत में 1 से जनसंख्या थी, 10% की वृद्धि हुई तो आप निकालो 110%। फिर यहाँ पर बोला 10% की कमी हुई तो आप निकालो 90% और बराबर में से, मतलब लास्ट वाली जनसंख्या बताइए क्वेश्चन में 99 और उसके बाद में 2 2 4 जीरो। अब क्या करो, x का वैल्यू लेके आएंगे तो 99 और उसके बाद ये जो 4 जीरो ऐसा ही रहेगा, भाग का 100 गुणा में, फिर भाग का 100 गुणा में और मल्टीप्लाई का ये जो 110 और 90 दिखाई दे रहा है भाग में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 11 से 11 9 99 होता है और 4 जीरो ऐसा ही रहेगा। 9 से काटेंगे तो 1 के बाद में 4 जीरो, तो x का वैल्यू लाने के लिए 1 के बाद में 4 जीरो और 2 जीरो ये, तो 1 के बाद 6 जीरो प्रारंभ में जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चीनी की कीमत में 5% की कमी आई है। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह ही रखना चाहता है तो परिवार में चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी। सीधा डायरेक्ट समझो, वृद्धि का प्रतिशत लाना है, जितनी कमी हुई हो आप लिखो बटे के ऊपर, यानी 5% बटे में। यहाँ पर कमी हुई है तो 100 में से नीचे बटे में 100 में से 5 घटाओ 95 आएगा और गुणा में 100 करोगे, डायरेक्ट आंसर बनेगा। 5 से काटेंगे 19 बार कटेगा, 19 का भाग देंगे 100 में, 19 पंज 95 और 5 बटे कितना 19, यहाँ पर हमारे पास परसेंट में बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19, सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो प्रतिशत कमी बताओ। आपको दिखाई दे रहा है 34 प्रारंभ में तापमान था और रात में 8 हो जाता है, तो 34 से 8 हो जाता है, मतलब तापमान में कमी आ जाती है। और कितनी कमी आ जाती है, तो आप कहोगे 26 की कमी आ जाती है। क्वेश्चन में कहा कमी का प्रतिशत बताओ, तो 26 को प्रतिशत में बताने के लिए बटे के ऊपर लिखेंगे। कमी किस पर होती है, 34 पर, बटे के नीचे 34 गुणा में 100 करो तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 13 बनेगा, 2 से काटेंगे 17 बनेगा। आपको क्या बनेगा यहाँ पर 1300 और बटे में आएगा 17। जब आप भाग लगाओगे 1300 में 17 का तो 76.47% की क्या जाती है, कमी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्वेश्चन में दी है। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है और त्रिज्या 7√60 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, बहुत इजी। आयतन बराबर शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करो, 1/3 पाई की जगह आपको लिखना पड़ेगा 22/7। त्रिज्या की पावर 2, तो त्रिज्या कितनी बताइए, 7√7। तो 7√7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7√7 मल्टीप्लाई 7√7, क्योंकि इसका स्क्वायर है, और गुणा में ऊंचाई लिखेंगे 21। करे साथियों 7 से 21 कटेगा 3 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 3 भी कट हो जाएगा। सिंपली क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो बचा 22 गुणा, ये 7 का गुणा 7 से होगा 49, और ये √7 का गुणा √7 से होगा तो रूट का 49, और बाहर आ जाएगा कितना, 7। आप इन सबका गुणा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इकाई अंक से भी कर सकते हो, नहीं मिले आपको तो आपका डायरेक्ट आंसर में बता दूं 7546। 7546 इसका राइट आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 7546 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 20 के 20 ही क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा ये के यही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। आप पुराना पेपर उठाकर देख सकते हैं, अगर 20 के 20 ही क्वेश्चन आपको ना मिले तो पर डे आप इस क्लास को जरूर देखा करें, और इससे पहले जितनी भी क्लासें हो गई आप उनको भी पढ़ते रहें। अगर जीडी एसएससी जीडी 2024 गोल्डन चांसेस से अगर आपको निकालना है तो यकीनन प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लगा ही ले। ये मैथमेटिक्स जैसे ही खत्म होता है हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।